हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल जीके अंडरलाइन स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th के हिंदी का चैप्टर नंबर 4 अर्धनारीश्वर के बारे में पढ़ने वाले हैं। अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया एक निबंध है जो 1952 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इस चैप्टर के बारे में हम आज सारांश और रामधारी सिंह दिनकर के बारे में जीवन परिचय जानने वाले हैं। रामधारी सिंह दिनकर और इस चैप्टर का अगर आप सारांश को अच्छे तरीका से देख लेते हैं तो इस चैप्टर से बनने वाला सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा। तो आपको वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यानपूर्वक देखना है और तभी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। तो चलिए बड़े ही शानदार तरीके से इस चैप्टर को पढ़ते हैं। तो अर्धनारीश्वर क्या है? तो यह एक निबंध है, यह पूछा जाता है और आपको बहुत जगह पर एक अंकित दिया रहेगा लेकिन वह गलत है। अर्धनारीश्वर एक निबंध है जो रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया था और 1952 में यह। तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म जो है 23 सितंबर 1908 ईस्वी को हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो सिमरिया बेगूसराय बिहार में हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर बिहार के एक प्रमुख कवि थे जिनका जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी को हुआ था और इनका निधन जो है 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को हो गया था। और इनके माताजी का नाम मनरूप देवी एवं पिताजी का नाम रवि सिंह था और पत्नी श्यामवती देवी थी। और इसके शिक्षा दीक्षा के बारे में बात करते हैं तो इसका शिक्षा जो है 1928 ईस्वी में मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से मैट्रिक इन्होंने पास किया 1928 में। और 1932 में पटना कॉलेज से बीए ऑनर्स इतिहास से इन्होंने किया था। जो है ना, बीए किस से किया था? तो ऑनर्स किया था। किस से? तो इतिहास से। उसके बाद है ना, रामधारी सिंह दिनकर छायावातर युग के कवि थे। यह भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। और अर्धनारीश्वर प्रसिद्ध निबंध है। उसके बाद इसकी वृत्ति के बारे में चर्चा करते हैं। तो ये क्या क्या पद पर रह चुके थे उसी के बारे में यहाँ पर दिया गया है। तो यह प्रधानाध्यापक के रूप में भी कार्यरत रहे हैं और HE स्कूल के प्रधानाध्यापक थे और बड़बीघा सब रजिस्ट्रार, सब डायरेक्टर, जनसंपर्क विभाग एवं बिहार विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर भी रह चुके हैं। उसके बाद भागलपुर विश्वविद्यालय में उप कुलपति भी रह चुके हैं। उसके बाद इसकी प्रमुख कृतियों के बारे में बताते हैं और आपको जो इम्पोर्टेंट है वो भी बताएंगे क्योंकि इसकी कृतियाँ पूछा ही जाता है कि इसकी प्रमुख कृतियाँ कौन कौन सी हैं। तो इसकी प्रमुख कृतियों में आते हैं प्रणभंग जो 1929 में प्रकाशित हुआ था। फिर रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी, नील कुसुम, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, कोमलता और कवित और हारे को हरिनाम। तो इसमें आपको मेनली रूप से किसे ध्यान देना है? तो कुरुक्षेत्र को ध्यान देना है जो है ना, या उस समय के युद्ध पर लिखा गया था। और रश्मि रथी को ध्यान में रखना है। उसके बाद आपको रेणुका को भी ध्यान में रखना है और जाके उर्वशी को ध्यान में रखना है और हारे को हरिनाम। ये 4-5 जो है ना आपको ध्यान में रखना है। इसकी 5 प्रमुख रचना है: उर्वशी, कुरुक्षेत्र, रेणुका, रसवंती, रश्मि रथी, उर्वशी, हारे को हरिनाम। ये 5 आपको याद रखना है। 5-6 आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। जिससे भी रचना से पूछा जाएगा तो आप बता ही दीजिएगा। उसको देखिए, इसके प्रमुख गद्य कृतियाँ थी। मिट्टी की ओर 1946 प्रकाशित हुआ और अर्धनारीश्वर 1952 में। फिर संस्कृति के 4 अध्याय जो 1956 में प्रकाशित हुआ था और इसी पर इसे जो है ना ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। उसके बाद देखिए है दिनकर की डायरी। शुद्ध कविता की खोज किसकी रचना है? तो रामधारी सिंह दिनकर की। संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? तो रामधारी सिंह दिनकर की। वट विपल, ये सभी इसकी रचना है और यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद देखिए इसे पुरस्कार भी मिला था। तो संस्कृत के 4 अध्याय पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, ये बताए थे, ये पूछा भी गया था कि संस्कृत के 4 अध्याय पर उसे कौन सा पुरस्कार मिला था? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार। और उर्वशी पर उसे ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था और पद्म भूषण पुरस्कार से भी उसे सम्मानित किया गया है और राष्ट्रकवि से भी सम्मानित है उन्होंने। और यहाँ पर देखिए एक है पद्म भूषण। तो पूछा जाता है कि वो उसे कौन सा पुरस्कार मिला था? तो पद्म भूषण। और एक होता है पद्म विभूषण। तो आपको ध्यान रखना है पद्म भूषण। तो आप चलिए इसके सारांश को देखते हैं। तो यहाँ पर अर्धनारीश्वर पाठ का सारांश दिया गया है। तो अर्धनारीश्वर के निबंधकार रामधारी सिंह दिनकर हैं।
दिनकर जी कहते हैं कि अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है। यहाँ पर एक बात हम आपको बताना भूल गए थे कि अर्धनारीश्वर का क्या मतलब होता है। तो अर्ध मतलब होता है आधा और नारीश्वर अर्थात आधा नर, आधा पुरुष और आधा नारी के सम्मिलित रूप है अर्धनारीश्वर, जिसमें शंकर और पार्वती के कल्पित रूपों का वर्णन किया गया है, जिसका आधा अंग पुरुष और आधा अंग नारी का होता है। निबंधकार कहते हैं कि नारी पुरुष गुणों की दृष्टि से समान है। नारी और पुरुष समान गुणों से जो है ना, अगर आप गुणों की दृष्टिकोण से देखिएगा नारी और पुरुष को, तो दोनों एक समान है, उसमें कोई भेदभाव नहीं है, वह एक दूसरे से अलग बिल्कुल भी नहीं है। एक के गुण दूसरों का दोष नहीं है। प्रत्येक नर के अंदर नारी का गुण होता है, परंतु पुरुष अस्त्रेन कहे जाने के, अस्त्रेन मतलब होता है मौगा, मौगा कहे जाने के डर से दबाए रखता है। वह जो है ना अपने अंदर के नारीत्व गुण को वह उद्घाटित नहीं करता है, लोगों के सामने नहीं बताता है और नहीं करता है, तो उसे अस्त्रेन कहे जाने का डर होता है। देखिए यहाँ पर बात यह है कि एक गुण दूसरे का दोष नहीं होता, लेकिन आज के युग में आप देखते हैं कि जो होटल वगैरह में हो गया, उसमें पुरुष ही खाना पकाते हैं, तो उन्होंने नारी का गुण अपनाया। तो क्या नारी के गुण अपनाने से पुरुष का क्षय होता है? तो यह बिल्कुल भी नहीं होता है, बल्कि उसमें पूर्णता आता है, उसका विकास होता है। जिस तरह से आज देख रहे हैं कि नारी के क्षेत्र में पुरुष काम कर रहा है एवं पुरुष के क्षेत्र में नारी भी काम कर रहा है, तो इस तरह से दोनों के गुणों का समन्वय यहाँ पर हो रहा है। अगर नारी यदि यहाँ है नारो, देखिए यहाँ पर हो जाएगा यदि नारी में वे विशेषताएं, जैसे यहाँ पर हो जाएगा नर, यदि नरों में वो विशेषताएं आ जाए, जैसे जिस तरह से नारी में विशेषता होती है किसका किसका, दया का, ममता का, औदार्य का, सेवा का आदि, तो उनका व्यक्तित्व धूमिल नहीं बनता बल्कि और अधिक निखार जाता है, मतलब निखर जाता है। अगर पुरुष नारी के समान अपने अंदर दया की भावना, ममता, औदार्य, सेवा और जाके अपने अपने अंदर जो है ना ये सभी भावना अगर वह पुरुष ला लेता है, तो वह कभी भी इस संसार में अपने व्यक्तित्व को धूमिल नहीं कर पाएगा, नहीं कर सकता है, उसको कोई नहीं नष्ट कर सकता है और वह इस संसार में अच्छे तरीके से निखरते हैं। उसके बाद देखिए है, इस तरह प्रत्येक स्त्री में पुरुष का तत्व होता है, स्त्री में भी पुरुष का गुण होता है, परंतु सिर्फ उसे कोमल शरीर वाली, पुरुष को आनंद देने वाली रचना, घर की दीवारों में रहने वाली मानसिकता उसे अलग बनाती है। यहाँ पर देखिए बहुत ही मज़ेदार बात कहा गया है, बहुत ही रोचक बात है, ध्यान देने योग्य बात है कि जो है, तो स्त्री को अलग बनाने का यह एक कारण है कि वह कोमल शरीर वाली है, बहुत ही कोमलता उसके अंदर है, और पुरुष को आनंद देने वाली रचना, मतलब पुरुष के लिए वह मनोरंजक की वस्तु बन गई है। घर की दीवारों में रहने वाली, घर की चार दीवारी के अंदर रहने के कारण उसकी मानसिकता ही उसे अलग बनाती है, और इसीलिए इसे दुर्बल कहे जाने लगा है। समय बीतने के साथ ही पुरुषों ने महिलाओं के अधिकार को दबाता गया। यहाँ पर एक बात हम आपको बता देते हैं कि जो है ना नारी के जो है ना नारी का जो हक था उसका दमन कब से होने लगा, तो जब कृषि का आविष्कार हुआ था तब से होने लगा था, और पुरुष और स्त्री के बीच अधिकार और हक का बंटवारा हो गया। महिलाओं को सिर्फ सुख का साधन समझा जाने लगा। निबंधकार कहते हैं, रामधारी सिंह कहते हैं कि आदि मानव और आदि मानवी होते तो उन्हें अफसोस होता कि मैंने तो नारी में अंतर नहीं किया। जो आदि मानव हो गए, आदि मानवी हो गए, वो कहते हैं कि हम तो नारी में कुछ भी अंतर नहीं किए, हम साथ साथ रहे। पशु और पक्षियों में भी नर नारी होते हैं, लेकिन वे नारियों पर कोई भेदभाव नहीं करता है। उसके बाद देखिए दिनकर जी, यहाँ पर बहुत ही अच्छे पंक्ति है, ये पूछा भी जाता है कि दिनकर जी स्त्री के प्रति, दिनकर जी जो है ना स्त्री के प्रति टैगोर, प्रसाद और प्रेमचंद जैसे कवियों के विचार से असहमत थे। इसका विचार नारियों के खिलाफ ही था, चाहे वह टैगोर हो जाए, रविन्द्रनाथ टैगोर, प्रसाद जी हो जाए, प्रेमचंद जी हो जाए। तो उसमें दो तीन का विचार हम आपको बता रहे हैं आगे कि उनकी नारी के प्रति कोमलतावादी रूमानी दृष्टि का विरोध करते थे। प्रेमचंद्र का भी कहना है, यहाँ पर पूछा जाता है कि जब पुरुष नारी का रूप लेता है तो वह देवता बन जाता है,
और जब नारी पुरुष का रूप लेता है तो वह राक्षसी बन जाता है। तो देखिए यह कितना गलत है। जब पुरुष नारी का रूप अपना लेगा तो वह देवता बन जाएगा, लेकिन जब स्त्री नारी का नर का रूप अपना लेगा तो वह राक्षसी बन जाएगा। तो यह बिल्कुल ही गलत है। उस समय के दृष्टिकोण से यह लिखा गया होगा, लेकिन इस समय के दृष्टिकोण से यह गलत वाक्य लिखा गया है। फिर दिनकर जी कहते हैं कि यह सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि नारी स्वप्न है, नारी सुगंध है, नारी पुष्प की बाह पर झूलती हुई माला है। पुरुष अब नारियों से कहने लगा है कि तुम्हें घर से निकलने की जरूरत नहीं है। वह है ना, नारी सुगंध की वस्तु है, स्वप्न है, पुरुष की बाह मनोरंजक की वस्तु है, जिस कारण से उसे घर से निकलने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अकेला काफ़ी हूँ, पुरुष कहते हैं मैं अकेला काफ़ी हूँ, क्योंकि नारी को क्रीड़ा मतलब जो है मनोरंजक की वस्तु मानता है, जिसमें धूल कण ना लग जाए। पुरुष सोचता है कि जिसमें धूल कण ना लग जाए। फिर निबंधकार कहते हैं कि प्रत्येक नर को एक हद तक नारी और नारी को एक हद तक नर बनाना भी आवश्यक है। गांधी जी अपने जीवन में अंतिम दिनों में भी नारीत्व का भी साधना की थी। और देखिए उसकी एक पंक्ति है कि उनकी पोती ने उन पर जो पुस्तक लिखी थी उसका नाम ही था बापू मेरी माँ है। तो उन्होंने नारीत्व को अपनाया था गांधी जी। तो इस तरह से आपका सारांश खत्म होता है। और एक बात इसमें और बता देते हैं कि जो है ना बर्नार्ड शॉ का भी एक कथन होता है कि वह पुरुष को अहेर कहा था और नारी को अहेरिन कहा था। ये भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।